हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 इसके लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। और बीपीएससी प्रीलिम्स के जो पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं वहां से भी आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपको इस सीरीज में करवाया जाएगा। तो आप लोग यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर से आज अभी तक जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को है जो है इस चैनल पे करवाया जाएगा। और एक बात आप लोग ये भी जान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जो है इसका केवल क्लास इस चैनल पे कराया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो है चैनल बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ही आप लोगों के सामने है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? बताइए, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? बताइए, 6100 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है, 15200 किलोमीटर है या फिर 21200 किलोमीटर है? तो बताइए भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो ये 15200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भारत जो है इस 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के साथ समुद्र तट की कुल लंबाई पूछेगा तो यह 7516 किलोमीटर, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? बताइए, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? बताइए, पंजाब हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय कहा जाता है, नेपाल हिमालय या फिर आसाम हिमालय कहा जाता है? तो बताइए सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जो है पंजाब हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, केरल है या फिर उत्तर प्रदेश है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र का है, फिर बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल का है। तो प्रथम स्थान पे जो है उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे बिहार है और चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। बताइए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बताइए, दिहांग कहा जाता है, जमुना, सांगपो या फिर लोहित? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिहांग नदी को ही सियांग भी कहते हैं, कहीं कहीं आपके एग्जाम में सिहांग भी करके लिखा आ जाएगा, तो वो भी दिहांग ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कितने देशों से होकर के बहती है? बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह कितने देशों से होकर के बहती है? तो ये देखिए 3 देशों से होकर बहती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कितने देशों से होकर बहती है, तो 3 देशों से होकर बहती है। पहला है तिब्बत, फिर भारत, फिर बांग्लादेश। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है तो यार लुंग सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? बताइए, मानसीन में, गंगटोक में, महाबलेश्वर में या फिर पासीघाट में? तो बताइए सर्वाधिक वर्षा जो है ये किस स्थान पर भारत के दर्ज किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय का मानसीराम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल
खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग में ली जाती है? बताइए खरीफ की कौन सी फसल है जो पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग में ली जाती है? बताइए गन्ना है, आलू है, ज्वार एवं बाजरा है या फिर गेहूं है? तो देखिए पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग ली जाने वाली फसल जो है ये ज्वार और बाजरा है। क्या है? ज्वार और बाजरा। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह राज्य युग्म जहाँ काटिले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं वह है। तो बताइए वह कौन सा राज्य है जहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है? बताइए राजस्थान बिहार है, गुजरात राजस्थान है, बिहार झारखंड है या फिर उड़ीसा पश्चिम बंगाल है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ जो है बरसात कम होगा वहाँ पे जो है कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो है प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बिहार बीपीएससी करवाता है। तो बीपीएससी जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है उसी क्वेश्चन को जो है बिहार टीआरई में भी पूछ रहा है। तो आप लोग जो बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अच्छे से करके तब एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे आप लोगों को अच्छे से करके ही जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बताइए भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? बताइए नहरें हैं, कुएं हैं, तालाबें हैं या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं ये नहर भी है, कुआं भी है, तालाब भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। बताइए भारत के उत्तरी क्षेत्र में है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, भारत के केंद्रीय और दक्षिणी क्षेत्र में है? तो बताइए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो है ये किस क्षेत्र में है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की प्रतिशत क्या है? बताइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की प्रतिशत क्या है? बताइए 32% है, 22% है, 42% है या फिर 35% है? तो बताइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की प्रतिशत क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 22% है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद में आता है? बताइए 2020 से पहले की बात कर रहा है। 2020 से पहले की बात करेंगे तो ये बताइए चीन आता है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कौन हो गया है? भारत हो गया है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 में भारत में कौन से एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया था? बताइए वर्ष 2011 में भारत में कौन से एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया था? बताइए कर्नाटक था, तमिलनाडु था, केरल था या फिर आंध्र प्रदेश था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? बताइए भारत में जनगणना जो है यह कितने वर्षों में की जाती है? 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, 1 दशक में, 2 दशक में? तो देखिए भारत में जो जनगणना की जाती है ये 1 दशक मतलब 10 साल के अंतराल पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है पहली जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना जो है स्टार्ट हुआ था 1881 में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? बताइए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है कौन है? नेल्लोर है, अमरावती है, विशाखापट्टनम है या फिर कुर्नूल है? तो बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए विशाखापट्टनम जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग कितने समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? बताइए 1 टन उच्च ग्रेड कोयला के, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के,
10 टन उच्च ग्रेड कोयला के या फिर 100 टन उच्च ग्रेड कोयला के? तो बताइए 1 ग्राम यूरेनियम जो होता है ये लगभग इसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 टन उच्च ग्रेड कोयला के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम यूरेनियम जो होता है 1 टन उच्च ग्रेड कोयला के समान जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाप हिमनद से निकलती है? तो बताइए निम्न में से कौन सी नदी है जो कुमायूं हिमालय के मिलाप हिमनद से निकलती है? बताइए शारदा है, रामगंगा है, गोदावरी गंगा है या फिर यमुना है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कुमायूं हिमालय के मिलाप हिमनद से निकलती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है गौरी गंगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? बताइए हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा जो है किन जातियों का उदाहरण है? बताइए संकटग्रस्त जातियों का, दुर्लभ जातियों का, विलुप्त जातियों का या फिर सुभेय जातियों का? तो बताइए हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सुभेय जातियों का। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? बताइए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए सांभर है, पंचपद्रा है, चिलिका है या फिर डिडवाना है? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेगा तो ये चिलिका है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी बात याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है या फिर एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिलिका झील है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सांभर झील जो है ये राजस्थान में है और पंचपद्रा झील जो है ये भी राजस्थान में है, डिडवाना भी राजस्थान में है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो बताइए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है? बताइए 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पश्चिमी, 78.5 डिग्री पूर्वी या फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी? तो देखिए भारतीय मानक समय के रूप में जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जाता है कि ये जो है ये कहाँ से गुजरता है? तो एक गुजरता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। बताइए प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताइए अनाईमुड़ी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है या फिर उद्गम मंगलम है? तो बताइए प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताइए प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो ये अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी है। और अनाईमुड़ी जो है केरल के इडुक्की जिला में स्थित है। कहाँ पे है? केरल के इडुक्की जिला में जो है अनाईमुड़ी स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि अनाईमुड़ी की ऊंचाई जो है कितनी है तो 2695 मीटर है और केरल के इडुक्की जिले में है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। बताइए सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? बताइए सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? बताइए पंजाब हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय कहा जाता है, नेपाल हिमालय कहा जाता है या फिर असम हिमालय कहा जाता है? तो देखिए सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसे बताइए क्या कहा जाता है? तो कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को कहते हैं नेपाल हिमालय और तीस्ता और रिहंद के बीच के हिमालय को बताइए क्या कहते हैं? तो असम हिमालय कहते हैं। अगर पूछेगा सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो पंजाब हिमालय कहते हैं। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आप लोग याद रखिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सी ताप विद्युत परियोजना है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बताइए तिरोड़ा है, चंद्रपुर है, कहलगांव है या फिर ट्रम्बे है। तो देखिए कहलगांव जो है ये कहाँ पे है, ये बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है, न कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार प्रपात जो है का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। बताइए धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। बताइए माही नदी से है, चंबल नदी से है, तापी नदी से है या फिर नर्मदा नदी से है। तो बताइए धुआंधार जलप्रपात का संबंध जो है ये किस नदी से है। तो देखिए धुआंधार जलप्रपात का संबंध जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक जलप्रपात है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बताइए कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है। बताइए राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो बताइए कान्हा टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताइए कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। बताइए मिजोरम में स्थित है, मणिपुर में स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है या फिर नागालैंड में स्थित है। तो बताइए कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये है मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मणिपुर के बिष्णुपुर जिला में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और लोकटक झील का अभिन्न अंग है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगर पूछेगा दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है और यह लोकटक झील का अभिन्न अंग है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, एक खत्म नहीं हो सकते हैं, इनका फैलाव एक समान नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। तो देखिए एक खत्म नहीं हो सकते हैं, यही जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरापुर खाने भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए कोरापुर खाने जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए उड़ीसा में स्थित है, केरल में स्थित है, झारखंड में स्थित है या फिर बिहार में स्थित है। तो बताइए कोरापुर खाने जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कोरापुर जो है उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। कोरापुट जो है ये कहाँ पे, कोरापुट देखिए पहली बात तो कोरापुट जिला भी है उड़ीसा का, तो ये उड़ीसा में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोरापुट जो है ये चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कोइलवर पुल कहाँ स्थित है। बताइए कोइलवर पुल जो है ये कहाँ पर स्थित है। बूढ़ी गंडक, बागमती नदी, कोसी नदी या फिर सोन नदी। तो बताइए कोइलवर पुल जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सोन नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोइलवर पुल जो है ये सोन नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। बताइए जनसंख्या की वहन क्षमता जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। बताइए सीमित संसाधन के द्वारा, जनसंख्या वृद्धि के द्वारा, जन्म दर के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। बताइए जनसंख्या की वहन क्षमता
किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखिए सीमित संसाधन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन है। बताइए बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? बताइए बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? बताइए वनोन्मूलन है, चराई है, वन रोपण है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बाढ़ को रोकने के लिए जो है वन रोपण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन का बाढ़ को रोकने के लिए जो है सबसे उत्तम विधि जो है वन रोपण है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? बताइए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? बताइए 53.57% है, 52.89% है, 63.68% है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बिहार की कुल महिला साक्षरता दर की बात करेगा तो ये कितना है? 61.8% है। ये भी बात आपको याद रखना है। लेकिन महिला की बात करेगा तो महिला का है 51.5%। कितना है? 51.5%। लेकिन बिहार की कुल साक्षरता दर बात करेगा तो 61.8%। तो यहाँ पे महिला का पूछा था तो महिला का है 51.5%। तो उपयुक्त में से जो है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता पुरुष की साक्षरता दर कितनी है तो 71.2% है, महिला का 51.5% है, बिहार की कुल साक्षरता दर जो है 61.8% है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? बताइए हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जो है बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जो है बनाया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है इसको बताइए कहाँ बनाया गया है? तो इसको जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? बताइए निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? बताइए तरबूज का, खरबूज का, खीरा का, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी खेती जो है जायद के मौसम में की जाती है? तो देखिए तरबूज, खरबूज और खीरा ये सभी जो है जायद के मौसम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पूछेगा कि जायद की फसल जो है इसको कब बोया जाता है तो मार्च और जून के बीच में। कब बोया जाता है? जायद की फसल को मार्च और जून के बीच में जो है बोया जाता है। अगर बात करें रबी की फसल जो होता है इसको अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और खरीफ की फसल जो होता है जून जुलाई में बोया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता दिया है और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे संबंधित प्रांतों का नाम दिया है। तो इसमें बताना है कौन सा किस जगह से संबंधित है। तो देखिए खनिज संसाधनों की उपलब्धता परंतु उद्योग कारण की कमी, जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचनाओं के विकास की कमी, सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के संसाधनों की कमी। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके संबंधित प्रांतों का नाम दिया है झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख। तो इसमें बताना है कौन सा किस पे जाएगा। तो देखिए खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योग कारण की कमी जो है बताइए किस पे जाएगा? खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योग कारण की कमी। तो देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये जाएगा जो है झारखंड पर। और जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी जो है ये जाएगा अरुणाचल प्रदेश पे। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी ये जाएगा राजस्थान पे। खनिज संसाधन की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी तो ये जाएगा लद्दाख।
तो इसका जो है ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बनेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? बताइए, हिमालयन यू नामक औषधि जो है पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? बताइए, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा असम, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? बताइए, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की केंद्रीय सरकार तथा का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? बताइए, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? बताइए, 2004 में, 2005-6 में, 2002, 2003 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो देखिए ये 2004 में निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? गन्ने का खेत है, धान का खेत है, गेहूं का खेत है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए मीथेन का मुख्य स्रोत जो है धान का खेत है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मीथेन जो होता है, जहाँ पर जल जमाव वाला स्थान होता है वहाँ से जो है मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? बताइए, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वनस्पति उद्यान है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वनस्पति उद्यान। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इन सेटू के अंतर्गत स्थानीय के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। बताइए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये स्थित है, बताइए उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है एक गोवा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। बताइए भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है केरल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वन जो है पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, केरल, असम के ऊपरी और भागों और तमिलनाडु के द्वीप समूह तक सीमित हैं। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा इन वनों में जो है पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ कौन कौन से हैं, तो महोगनी, अबूनी, रबड़ और शीशम। कौन है? महोगनी है, आबनूस है, महोगनी है, आबनूस है, रबड़ है और शीशम है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है?
बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो महानदी पर स्थित है? बताइए दुधवा बांध है, घुमराबाद बांध है, हीराकुंड बांध है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो महानदी पर स्थित है? तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ये जितने भी बांध दिए गए हैं टोटल जो है ये महानदी पर स्थित हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ पे है? हीराकुंड बांध जो उड़ीसा के संबलपुर जिला में है, और दुधवा बांध जो है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में महानदी पर बनाया गया है, और घुमरा पदर बांध जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में महानदी पर बनाया गया है। तो तीनों बांध जो हैं ये किस नदी पर हैं? तो ये महानदी पर हैं, ये भी बात आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है? बताइए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है? दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणियाँ, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, दिल्ली रिज मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार, दिल्ली रिज मालवा का पठार और बुंदेलखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है? बताइए शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है? बताइए पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, एशिया माइनर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल जो है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, जीटी त्रिवार्थवा के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है? बताइए जीटी त्रिवार्थवा के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है? बताइए पश्चिमी घाट है, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र है, मेघालय का पठार है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं? बताइए उत्तरी भारत में शीतकाल के मौसम में उपजाई जाने वाली चावल की कौन कौन सी फसल है? बताइए अमन, साली और अगहनी है, अमन, ओस और साली है, अमन, अगहनी और औस है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए उत्तर भारत में शीतकाल के मौसम में उपजाई जाने वाली जो चावल की किस्म होती है यह अमन, साली और अगहनी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गंगा के मैदानी जो कृषि जलवायु प्रदेश जो हैं इसका जो है 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। क्योंकि देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। और जो है देखिए यहाँ 26 डिग्री से सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है इसका टेम्परेचर रहता है। और जो है यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो देखिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा भी होती है। यहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी बात सही है। तो जो है इसका जो है पूछा था इसमें से कौन सा सही नहीं है,
तो जब इसमें तीनों सही हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से कौन सही नहीं है? जब तीनों सही है तो कोई सही ऐसा नहीं है कि न हो, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए, असम हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय के नाम से, कुमायूं हिमालय के नाम से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को बताइए क्या कहते हैं? बताइए, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछेगा तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। और भारत का क्षेत्रफल जो है वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.6 नहीं है, बल्कि 2.4% है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 6 लाख है, 6 लाख से अधिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1992 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का आच्छादित प्रतिशत कितना होना चाहिए? बताइए, भारत में 1992 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत जो है ये कितना होना चाहिए? बताइए, 33% होना चाहिए, 39% होना चाहिए, 25% होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, टोटल जो है 33% होना चाहिए, जबकि प्रेजेंट टाइम में कितना है? 24% है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का नाम है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो स्थानांतरित कृषि का नाम है? बताइए, दहिया है, पोड्डू है, बेवर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, स्थानांतरित कृषि जो होता है इसी को झूम कृषि भी कहते हैं, इसी को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। तो ये सभी जो है दहिया, पोदू, बेवर, ये सभी जो कि यहाँ क्या है? ये स्थानांतरित कृषि के उदाहरण हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों तो इस चैनल पे जो है केवल बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग अभी तक बिहार में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे साइंस हुआ, चाहे ज्योग्राफी हुआ, चाहे इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ, उन सभी क्वेश्चनों को जो है हम इस सीरीज में करवा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।